हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके कुछ आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके आगे के दो आर्टिकल्स जो हैं दैट इज आर्टिकल नंबर 1.4 एंड 1.5 उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर दिए गए जितने भी आपके चैनल और पेजेस हैं उनके जो लिंक्स हैं हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है उसका नाम है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला समझने से पहले हम उसकी जो डेफिनेशन है वो अच्छी तरह एक बार देख लेते हैं। कहते हैं द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नोन एज फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और आपको मैं पहले ही बता दूं कि इसको एक और नाम से हम जानते हैं जिसको बोलते हैं हम केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम केमिकल फॉर्मूला भी कहते हैं। मतलब यह कि अगर कभी मैंने आपको केमिकल फॉर्मूला बोल दे तो समझ आना कि एक्चुअली ये फॉर्मूले की बात ही मैं कर रहा हूं। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि आप अच्छी तरह जानते हो कि जो आपके जो एटम्स होते हैं ना, दीज आर योर एटम्स, ये एक्चुअली में आपस में कंबाइन करके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। अब आपको पता है जो मॉलिक्यूल है वो एलिमेंट्स के भी होते हैं और मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड के भी होते हैं। अब किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए वो भी सिंबॉलिकली हम इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं। पता है ये आपके दो काम आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है, ये हमें बताएगा कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर ना कौन कौन सा एटम और कितने एटम उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो सबसे पहली बात तो फॉर्मूला आपको वो बताता है। दूसरी बात आपको यह भी बताता है कि जो वो एटम्स है ना किस रेशियो में उसके अंदर डले हुए हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है किसका, एलिमेंट का, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास है हाइड्रोजन, मान लीजिए कि मेरे पास है ऑक्सीजन। ठीक है। अब हाइड्रोजन को हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑक्सीजन को हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर जो H2 है वो एक्चुअली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इस हाइड्रोजन का। और इसको देखकर ही मतलब अगर आप मुझे ना हाइड्रोजन बताओ भी ना, लेकिन अगर आप मुझे बोल दोगे कि H2 है तो मैं देख के ही बता दूंगा कि ये जो सिंबल है ना ये एक्चुअली हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। आपको ना ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई जो फॉर्मूला होता है उनके ना दो बेसिक काम होते हैं जो समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला काम तो देखो यही है कि वो ये बताएगा कि इसके अंदर कौन कौन से जो एटम्स हैं वो डले हुए हैं। और दूसरी बात ये प्रॉपर रेशो में भी बताता है। जैसे कि अगर मैं H2 यहां पे बोल रहा हूं तो मुझे पता है ना कि दो हाइड्रोजन जो एटम्स हैं वो आपके बराबर मात्रा में आपस में मिलकर ये फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है ना। सो बेसिकली ये दो मेन चीजें बताता है। एक तो ये बताएगा कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, दूसरा क्या रेशो में प्रेजेंट है, और ऑफ कोर्स वो उस पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल का जो मास है वो भी हमें बताता है। कैसे बताएगा वो मैं आपको आगे जाके समझाता हूं। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं किसके, ये एलिमेंट्स की। ये तो H2 और O2 क्या है, ये एलिमेंट्स ही तो है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा कोई कंपाउंड की। देखिए कंपाउंड के अंदर आपको पता है ना कि आपके दो तीन जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं वो आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, राइट। उन मॉलिक्यूल से बनता है आपका कंपाउंड। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मेरे पास है अमोनियम क्लोराइड, ये मेरे पास है अमोनियम क्लोराइड। अब अगर कोई मुझे कहेगा सर इसका फॉर्मूला क्या है, तो मैं बोलूंगा बेटा ये होता है NH4Cl। ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है किसका, कंपाउंड का। क्यों, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो तीन डिफरेंट एटम का इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, इस फॉर्मूले को देख के मैं क्या कह सकता हूं, सबसे पहली बात तो मैं कह सकता हूं कि इसमें हमारे पास तीन तरह के एटम का इस्तेमाल किया गया है। जिसमें एक हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है। हमने चार हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ इसमें एक क्या है, क्लोरीन है। ठीक है ना। तो देखा आपने, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को देखकर मैं आराम से बता सकता हूं कि इसमें तीन डिफरेंट एटम्स का इस्तेमाल किया गया है। और यह भी बता सकता हूं कि कितने कितने इस्तेमाल हुए हैं। और साथ में चाहूं तो इनके जो मासेस है ना उनकी रेशियो भी बता सकता हूं कि इतने मास बाय इतने मास बाय इतने मास का जो रेशियो है वो इस अमोनियम क्लोराइड के अंदर है। तो मतलब फॉर्मूला ना एक्चुअली किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की मतलब रिप्रेजेंटेशन है, वो उसके बारे में सब कुछ बता देता है। चलिए मैं आपको दो तीन और एग्जांपल देता हूं। अब मैं आपके सामने ना बेटा एक फॉर्मूला और लिखता हूं। ये लिख दिया मैंने, ये देखो,
ये लिख दिया। अगर आपने पहले इसके बारे में पढ़ा है तो आपको पता है कि ये एक सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। अब बोलेंगे सर इससे क्या क्या पता लगता है। देखो देखो, पहली बात, मैंने सोडियम कार्बोनेट क्यों बोला, क्योंकि मुझे पता है ना कि Na सोडियम है और CO3 जो है वो बेसिकली कार्बोनेट का एक रेडिकल है। अच्छा, रेडिकल क्या होता है मैं आपको आराम से बाद में बताऊंगा, अभी हम नॉर्मली बात करते हैं। देखिए मेरे पास क्या है कि सोडियम है, मेरे में इसमें कार्बन है और मेरे पे साथ में यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। सोडियम की बात करूं तो 2 सोडियम मुझे इसमें यूज करने पड़े, कार्बन एक है इसमें एटम, और अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की तो 3 ऑक्सीजन एटम है इसके अंदर। तो ये सारे मिलकर एक मॉलिक्यूल बन रहे हैं एक कंपाउंड का। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी बेटा कि सिर्फ इनको देखकर ही मैं पहचान सकता हूं कि मैं किस मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं चाहूं तो इनके मासेस के रेशो भी निकाल सकता हूं। मुझे पता सोडियम का मास क्या होता है, कार्बन का मास क्या होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है। अगर इनकी रेशियो चाहूं तो मैं वो ले सकता हूं, भाई इतने इस टू इतने इस टू इतने जो है वो बेसिकली प्रेजेंट है मास वाइज इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये बात करनी ना बहुत ही ज्यादा आसान होती है। अच्छा, एक एग्जांपल और आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, जो दिया हुआ है दैट इज 2H2O। बेसिकली तो यहां पे देखा जाए तो ये 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल है किसका, पानी का, योर वाटर का। ठीक है ना। और इसका जो दूसरा नाम है बेटा वो हमारे पास है दैट इज डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि डाई क्यों, क्योंकि 2 है, और हाइड्रोजन, ठीक है, और साथ में ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है ना वो बेसिकली इसका केमिकल नेम है। अगर आप देखेंगे तो हम इसी को तो बेसिकली वाटर के मॉलिक्यूल से कहते हैं। यहाँ पे 2 यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो मुझे पता है कि इसके अंदर हमने 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, बट यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे बात हो रही है। क्लियर हो गया ना। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप किसी फॉर्मूले को देखकर आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें कौन से एटम प्रेजेंट है और किस रेशो में प्रेजेंट है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता हूं, इसको देखकर ना, फॉर्मूले को देखकर आप ये भी बता सकते हो कि उस पर्टिकुलर एटम की वैलेंसी क्या है। देखो मैं सिंपल सी बात बताऊंगा आपको, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो मेरे पास है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका मतलब पता क्या है, अगर मैं इसको तोड़ूं इनके आयंस के अंदर तो ये है बेटा Na पॉजिटिव, और ये जो 2 नंबर है ना वो इसके ऊपर आता है, तो उसका मतलब है CO3 2 नेगेटिव। तो मुझे पता क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर 2 मतलब रेडिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। रेडिकल्स क्या है वो अभी थोड़ी देर में आपको मैं बता दूंगा। तो आप ये समझ के चलो कि मेरे पास यहाँ पे 2 आयंस है, एक है सोडियम पॉजिटिव आयन और एक है मेरे पास दैट इज कार्बोनेट आयन। ठीक है, इसके ऊपर बेटा +1 का मेरा वैलेंसी है, इसमें 2 नेगेटिव वैलेंसी है। तो देखिए इस फॉर्मूले को देखकर बिना आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर मैं इसको डिसोसिएट मतलब अगर उसको तोड़ता हूं तो वो किन आयंस में टूटेगा। तो फॉर्मूला ना अपने आप में सफिशिएंट है सब कुछ बताने के लिए। अब हम बात करते हैं बेटा कि इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज की मेरी क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस क्या है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप फाइंड कर सकते हो, उसको क्वांटिटेटिव कहा जाता है। तो इसका क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैंने वैसे ऑलरेडी तो बता दिया है, चलो पॉइंट वाइज भी देख लेते हैं जो आपकी बुक में दिया है। पहली बात तो ये कहता है कि बोथ द मॉलिक्यूल एंड द मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड। देखिए मैं इसका मतलब बताता हूं, एग्जाम्पल बड़ा अच्छा आपको दिया हुआ है तो मैं वही चीज ही यूज करूंगा। एक्चुअली क्या है कि मुझे कईयों ने बोला कि आप जो बुक के एग्जाम्पल्स है वही यूज किया करें ताकि समझना आसान हो जाए, तो मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूं। जैसे कि मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास दैट इज CO2। हो गया। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे एक मॉलिक्यूल को सिग्निफाई कर रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। फिर उसके बाद कोई कहता है कि सर इसका मोलिकुलर मास पता कर सकते हो, मैं बोलूंगा बिल्कुल पता कर सकता हूं। कैसे, देखिए जो कार्बन है उसका जो मास क्या है वो क्या होता है, आपको पता है ना बेटा, जो कार्बन होता है वो 612 होता है, तो उसका मोलिकुलर मास कितना है, 12 होगा। तो यहां पे मैं 12 यूज कर लेता हूं। ऑक्सीजन जो है आप अच्छी तरह जानते हो बेटा 8 और 16 होता है, तो मैं ऊपर 16 नंबर लूंगा। और अगर आप थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 एटम है मेरे ऑक्सीजन के, तो इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 32। तो यहाँ पे मैं 32 लिख दूंगा। सो इसका जो टोटल मास है ना बेटा वो मेरे पास 44U आ जाएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो। ठीक है। सो बहुत सिंपल है। आराम से बेटा मैं इसका जो मॉलिक्यूलर जो मास है वो यहाँ पे पता कर सकता हूं। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या बताता है,
द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। बताया तो सही कि मेरे पास एक कंपाउंड है, उसका एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर मेरे पास दो एटम्स हैं, दो काइंड ऑफ एटम्स हैं, जिसमें एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये बता रहा है मेरे को। और तीसरा ये बताता है द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 12 जो है वो क्या है, मेरे कार्बन का मास है, 32U जो है वो बेसिकली मेरे ऑक्सीजन का मास है। तो अगर इसकी रेशियो निकालना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 12:32। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं यहां पर अगर देखा जाए तो 2 से करता हूं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा बेटा मेरे पास, और इसको 2 से करूं तो 2 1 जा 2 एंड 6 मेरा फिर आ गया बेटा। अच्छा 2 से और कर लेते हैं, और 3 आ गया, और यहां पर मेरे पास 8 आ गया। ठीक है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरा कार्बन और जो ऑक्सीजन आपस में मिलकर एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल बन रहा है ना, उनके मासेस की जो रेशियो है वो 3:8 है। तो देखिए एक फॉर्मूले से हम कितने आसानी से ये सब चीजें पता कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो फॉर्मूला है और उसका जो सिग्निफिकेंस है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं सीधा रेडिकल्स के बारे में। तो अब हम समझने वाले हैं बेटा रेडिकल्स के बारे में। तो जो रेडिकल्स होते हैं ना, उसके जो डेफिनेशन है या वो क्या होते हैं उसको समझने से पहले ना मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए एग्जांपल ये है कि आपके पास मान लीजिए है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ऑब्वियस आप कहेंगे सर ये तो एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ऑब्वियस है कंपाउंड का ही मॉलिक्यूल है आपका, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट जो एटम्स हैं वो आपस में मिलाए गए हैं। अच्छा अब मैं इसका ना एक पहले तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो KCl होता है आपके पास। जो पोटेशियम है हम उसका K लगाते हैं और क्लोराइड का जो है Cl लगाते हैं, तो यहाँ पे बन गया पोटेशियम क्लोराइड। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मॉलिक्यूल आपका बनाया गया है वो दो डिफरेंट एटम से बनाया गया है। बिल्कुल सही है। तो बेटा अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं ना, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो पार्ट्स हैं, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। एक्चुअली में इन इन दोनों पार्ट्स को ही रेडिकल कहा जाता है। ये देखिए ये भी क्या है, एक रेडिकल है, और ये भी क्या है, एक रेडिकल है। हाँ ये बात अलग है कि क्या दोनों एक जैसे मतलब सेम रेडिकल्स नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना कि एक पॉजिटिव रेडिकल होता है बेटा, एक आपका नेगेटिव रेडिकल होता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव सिंपल पॉलीएटॉमिक ये सब क्या चीजें ना मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। बेसिकली ना अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो अगर ये इन दोनों को तोड़ा जाए तो ये क्या बनेगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव 1 बनेगा आपके पास, है ना। तो ये भी एक आयन है विच इज अ पॉजिटिव आयन जिसको कैटायन कहा जाता है। ये एक आयन है जो कि एक नेगेटिव आयन है जिसको एनायन कहा जाता है। तो इन दो को हम कहते हैं रेडिकल्स। ये जो स्प्लिट होके आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आयंस बने हैं ना, इन्हीं को ही रेडिकल्स कहा जाता है। अब ये जो रेडिकल्स है ना, ऑफ कोर्स आगे कई टाइप्स के हैं, लेकिन पहले हम इसकी डेफिनेशन जो है वो अच्छे से रीड कर लेते हैं। कहता है अ रेडिकल इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। अच्छा ये जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स क्यों बोला गया, चलो मैं इसका भी एग्जांपल दे ही देता हूं। पहले इसका एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए ये पोटेशियम है ना, पोटेशियम सल्फेट ले लेता हूं मैं। लेट अस टेक पोटेशियम सल्फेट। सल्फेट, अब पोटेशियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है बेटा वो है आपके पास दैट इज K2SO4। बेटा ये है हमारे पास पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर ना बेटा जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहां पर मेरे पास तीन एटम्स हैं। ऑफ कोर्स मेरे पास तीन एटम है, एक पोटेशियम का एटम है, एक सल्फर का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। लेकिन जब आप इसको डिसोसिएट मतलब जब आप इसको आयंस में तोड़ते हो ना, तो इसके दो आयंस बनते हैं। कौन से दो आयंस बनते हैं, एक तो बेटा ऑब्वियस आपका बनेगा पोटेशियम। ठीक है, इसको मैं +1 दे देता हूं, और दूसरा बनता है SO4 2 नेगेटिव। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो, मेरे पास एक पॉजिटिव आयन है, मेरे पास एक नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव आयन में सिर्फ एक ही एटम है, लेकिन जो नेगेटिव आयन है इसमें दो एटम्स है। इसलिए कहा गया है एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट बिहेव एज अ सिंगल यूनिट। देखो ये पोटेशियम क्या है, अपने आप में एक सिंगल यूनिट है, और ये जो SO4 नेगेटिव जो सल्फेट आयन मैंने बनाया है ये भी अपने आप में एक सिंगल यूनिट है। सो विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, देख सकते हो पोटेशियम में पॉजिटिव चार्ज है, और जो सल्फेट आयन है बेटा उस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा इन्हीं को ही कहा जाता है आपका
रेडिकल। आई होप आपको ये जो डेफिनेशन है और ये दो एग्जांपल तो समझ में आ गई होगी। गुड। तो चलिए अब मैं आपको कुछ और इनके टाइप्स के बारे में समझाता हूं कि रेडिकल कितने टाइप्स के होते हैं और हम किसको क्या और कब कहते हैं। तो चलिए अब वही देखते हैं। चलिए अब हम स्टडी करते हैं बेटा रेडिकल्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, ठीक है। सो बेसिक देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि आपके पास ना, अगर मेरे पास एक रेडिकल है तो वो आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटा सिंपल रेडिकल, सिंपल रेडिकल, और एक बेटा आपके पास होता है कंपाउंड रेडिकल, ठीक है ना। तो एक हो गया सिंपल रेडिकल और एक हो गया आपके पास कंपाउंड रेडिकल। बेटा अब इनका मतलब क्या है? देखो सिंपल रेडिकल का मतलब वही है कि एक ऐसा आयन जिसमें एक ही एटम हो, बस। जैसे कि अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया था बेटा आपको, मैं यहाँ पे वो जो पुराने एग्जांपल, चलो ये मैं दिखाई देता हूँ। ये एग्जांपल दिखाया था पोटेशियम क्लोराइड का और यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट का। तो इसमें ये जो पोटेशियम है ये सिंगल एटम है ना बेटा आपका, तो इसलिए ये हो गए आपके सिंपल रेडिकल। ठीक है, एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो? एग्जाम्पल में लिख सकते हो पोटेशियम, एग्जाम्पल में आप चाहो तो लिख सकते हो सोडियम, चाहे तो आप मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? ये सिंपल रेडिकल्स हैं। कंपाउंड रेडिकल्स, अब कंपाउंड रेडिकल्स के देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाया था कि जिसमें एक से ज्यादा आपके एटम्स हो। ठीक है, हाँ, अगर आप मुझे बोलते सर क्लोरीन क्या वो सिंपल रेडिकल है, मैं बोलूंगा बिल्कुल सिंपल रेडिकल है, चाहे नेगेटिवली चार्ज है लेकिन है तो सिंगल एटम ना, बस। और दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं सल्फेट आयन की, तो इसमें एक्चुअली अगर देखा जाए तो दो हमारे पास एटम्स हैं। ठीक है, तो इसलिए बन जाता है कंपाउंड रेडिकल। तो देखिए इस केस में जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास है SO4 2 नेगेटिव, ये मेरे पास आया था। अच्छा, जो कार्बोनेट है वो भी तो मेरे रेडिकल ही हुआ ना, तो आपके पास आ जाएगा बेटा यहाँ पे CO3 दैट इज 2 नेगेटिव। तो सिंपल समझने वाली बात ये है कि अगर सिर्फ एक ही मतलब एक ही एटम का आयन है, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो बन गया आपका सिंपल रेडिकल। लेकिन अगर दो डिफरेंट एटम मिलकर अगर आपका आयन बन रहा है तो उसको कहा जाता है आपका कंपाउंड रेडिकल। अगर आपको लगता है यहीं पे बात खत्म होगी, तो यहां पर बात खत्म नहीं, अभी थोड़ा सा कुछ और आगे है। उसके लिए पहले मुझे आपको एक एग्जांपल दिखाना पड़ेगा, तो चलिए जल्दी से पहले हम वो देख लेते हैं। सो देखिए अगर मैं बात करता हूं बेटा कि मेरे पास मान लीजिए कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, और साथ में ले लेता हूं बेटा मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ओके। सो उसके साथ बेटा क्या होगा, पहली बात बता दूं, जो जिसके साथ हाइड्रोक्साइड जो ग्रुप होता है ना बेटा, जिसके साथ हाइड्रोक्साइड लगा होता है, बेसिकली वो क्या होता है बेटा, आपका बेस होता है, दैट इज योर बेस। जब हम बात करते हैं बेटा सल्फ्यूरिक एसिड की, तो ये होता है हमारा H2SO4, तो इसमें बेटा H पॉजिटिव आयन होता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं एसिड। ठीक है, इनके डिटेल्स में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं अभी आपको सिर्फ वो बता रहा हूं जो आपके सिलेबस में और जितना बोला गया है। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए आप ये समझो कि बेस बेसिकली उनको कहा जाता है जिनके साथ हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है। एंड इस केस में बेटा H पॉजिटिव आयन है इसके अंदर, तो ये एक एसिड माना जाएगा आपका। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये हम कभी बाद में बात करेंगे, अभी के लिए हम बेस और एसिड के बारे में बात करते हैं। जब भी आपका एक बेस और एसिड आपस में कंबाइन होता है तो हमेशा आपका सॉल्ट बनता है। अच्छा, अगर मैं बताऊं इसका फॉर्मूला, तो ये बेटा KOH है। KOH जो है ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बन जाता है। अच्छा, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, क्या होता है, डोंट वरी, मैं आपके ना जो नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसके अंदर इसी के बारे में ही बात करने वाला हूं। ठीक है, तो KOH ये इसका फॉर्मूला है, ये H2SO4 है। बेटा जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो पता ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास दैट इज K2SO4 प्लस H2O। अच्छा, ये कैसे बनाया, डोंट वरी, जब मैं आपको इक्वेशंस लिखनी सिखाऊंगा ना तो डिटेल में समझाया करूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अभी के लिए बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बेटा यहां पर आपका क्या बन रहा है, यहां पे इसको कहते हैं, ये पोटेशियम है, ये सल्फेट है, आयन है बेटा, तो हम करेंगे पोटेशियम सल्फेट। सो दिस वन इज पोटेशियम सल्फेट। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट ये क्या है, ये ऑफ कोर्स बेटा आपका वाटर है। अब ना बेटा यहां पर मैं आपको दो चीजें समझाना चाहता हूं। एक बात बताना चाहता हूं बेटा बेस रेडिकल के बारे में कि बेस रेडिकल क्या होता है, और दूसरा एसिड रेडिकल क्या होता है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि बेस रेडिकल और एसिड रेडिकल का मतलब क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है, मैं क्या करने लगा हूं कि आपके जो पोटेशियम सल्फेट है ना उसको सेपरेट करके देख रहा हूं।
तो मैं देख रहा हूं कि इसके अंदर हमारे पास दो एटम्स हैं, एक तो पोटेशियम है और दूसरा जो है मेरे पास बेटा सल्फेट है, राइट, मेरे पास दो है यहाँ पे। अगर मुझे आप बताओ, थोड़ा देखो ध्यान से, ऊपर जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है उसको देखो, क्या लग रहा है आपको? ऐसा नहीं लग रहा कि जो पोटेशियम है आपको बेस से मिला है? देखो, पोटेशियम कहां से मिला है? बेस से मिला ना, इसलिए बेटा इस वाले को मैं कहूंगा बेस रेडिकल। सो दिस वन इज बेस रेडिकल, क्योंकि मुझे बेस से मिला है। अगर मैं सल्फेट की बात करता हूं बेटा, तो सल्फेट आयन मुझे कहां से मिला है? अगर आप ध्यान से देखो तो दिख रहा होगा ना कि बेटा ये हमें हमारे एसिड से मिला है। तो क्योंकि ये हमें हमारे एसिड से मिला है तो देयरफॉर ये बन गया आपका एसिड रेडिकल। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास कोई भी मैं कंपाउंड बना रहा हूं, जैसे मैंने अपना एक कंपाउंड बनाया, उस कंपाउंड को बनाकर अगर उसके एटम्स को देखूं, तो मैं अगर देखूं यहाँ पे बेटा दो आपके क्या बन रहे हैं, देखो अगर ध्यान से देखो ना, तो एक एटम बन रहा है मेरे पास बेटा यहाँ पर, ठीक है, दूसरा मेरे पास ग्रुप ऑफ एटम बन रहा है, ठीक है, ये अपने आप में ही एक पूरा आयन होता है। तो ये जो है मुझे मिला है बेस से, तो वो बेस रेडिकल कहा जाएगा, और ये मुझे मिला है बेटा एसिड से, इसलिए उसको एसिड रेडिकल कहा जाएगा। क्लियर हो गया? अब बस, अब एक चीज मुझे और आपको बतानी है, उसके बाद आपके जो रेडिकल्स की कहानी है ना वो थोड़ी बहुत खत्म हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से हम वो भी देख लेते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा इसके, मतलब इनको और क्या कहा जाता है और कैसे कहा जाता है, वो हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, मान लीजिए कि आपके पास ना एक, मेरे पास क्या है, बीकर मान लेते हैं, उस बीकर के अंदर मैंने डाल दिया बेटा पानी, ठीक है, ये क्या है बेटा, आपके पास वाटर है। बस अब मैंने क्या किया, जो आपका सॉल्ट था ना, कौन सा सॉल्ट, K2SO4 था ना, उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। जैसे मैं उसके अंदर डालता हूं ना बेटा, तो ये जो K2SO4 जो मेरे पास यहाँ पे कंपाउंड है, वो एक्चुअली स्प्लिट हो जाता है अपने आयंस के अंदर। एक बन जाएगा बेटा K पॉजिटिव का आयन, और एक बन गया बेटा आपके पास SO4 2 नेगेटिव का आयन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसको कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल, ठीक है, दैट इज रेडिकल। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, आराम से समझते जाओ बस। और इस पे अगर आप देखेंगे बेटा तो क्या है, इसके अंदर आपका 2 नेगेटिव है, राइट, सो ये बन गया बेटा आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव रेडिकल, ठीक है जी। अच्छा, इनका एक एक और नाम है, वो भी देख लो। अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इसी को बेटा कैटायन कहा जाता है, और जिसपे नेगेटिव होता है बेटा उसको एनायन कहा जाता है। इनको एनायन भी कहते हैं, कैटायन भी कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मैं पता क्यों आपको हर बातें बता रहा हूं, वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप कहीं पे कुछ पढ़ते हो ना और बोलते हो कि सर आपने तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल कहा था, ये तो कैटायन लिख दिया, तो एक्चुअली बस ये बताने के लिए कि सबका मतलब एक ही होता है, तो इसलिए घबराना नहीं है। क्लियर हो गया जी? गुड। आगे एक ना बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं आपको बेटा कि हर एक रेडिकल की ना अपनी एक पावर होती है। पावर मतलब बेसिकली उनकी वैलेंसी होती है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो वैलेंसी है वो 2 है। एंड यही वो वैलेंसी है बेटा जो इन एटम्स की कंबाइनिंग पावर को बताता है। अब बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो आप, कंबाइनिंग पावर क्या बात हो गई, मैं समझाता हूं, डोंट वरी, समझो ध्यान से इसको। देखिए बेटा, इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो मैग्नीशियम है वो 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। अगर मैं एक क्लोरीन ले लेता हूं बेटा, जो कि एक नेगेटिव आपका रेडिकल है, जिसको एनाइन बोल सकता हूं, तो इसमें बेटा -1 की पावर होती है, ठीक है। अब इसकी कंबाइनिंग पावर का मतलब ये है कि इस मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और यहां पर क्लोरीन के बाद तो सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये मैग्नीशियम जो है वो यहां पर 2 क्लोरीन को अपने साथ अटैच करेगा, ताकि एक प्रॉपर आपका क्या बन सके, एक कंपाउंड बन सके। तो देखिए यहां पर क्या होगा बेटा, ये आपस में कंबाइन होंगे, तो इसको लिखूंगा मैं MgCl, दैट इज 2। MgCl2 यहां पे ये बता रहा है कि एक मैग्नीशियम के साथ मेरे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। अब मुझे कैसे पता कि मैग्नीशियम को 2 क्लोरीन चाहिए थे, या क्लोरीन जो है उसकी मतलब वो 2 जुड़ेंगे कि एक जुड़ेगा, मुझे कैसे पता? बेटा वो इनकी वैलेंसीज को देखकर ही पता चलता है। तो वैलेंसीज और ये जो आयंस की जो पावर होती है वो इनके कंबाइनिंग पावर को बताती है कि कितने एटम्स आपस में जुड़कर, कितने एटम्स आपस में
जुड़कर एक प्रॉपर आपका कंपाउंड बना के आपको देते हैं। अच्छा एक बात और सुनिए, अगर मैं इसी को ही मैग्नीशियम की बात करता हूं, दैट इज Mg2 पॉजिटिव मतलब डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, SO4 2 नेगेटिव, तो इसमें 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑब्वियस है बेटा कि जब ये आपस में कंबाइन होगा तो मैग्नीशियम के साथ सिर्फ एक आपका एनायन ही आपस में जुड़ेगा। इसको दो चाहिए थे बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता था, तो आपस में क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। तो मैं यही समझाना चाहता हूं कि सिर्फ पावर को देखकर इनके कंबाइनिंग इफेक्ट को हम आसानी से समझ सकते हैं। अब अब बेटा थोड़ा सा ना आपके लिए मैं यहां पर काम देना चाहूंगा, प्लीज इस पे थोड़ा गौर फरमाना। देखिए क्या है बेटा कि आपको पता है कि आपके पास कई तरह की वैलेंसीज होती हैं, राइट। एक मोनोवेलेंट होता है, डाईवेलेंट होता है, ट्राईवेलेंट होता है। मोनोवेलेंट का मतलब होता है कि उसकी पावर में 1 है। डाईवेलेंट का मतलब होता है उसकी जो वैलेंसी है 2 है, जैसे मैग्नीशियम मेरा डाईवेलेंट है, ठीक है। फिर बेटा मेरे पास, और हाँ उसमें भी कैटायन एनायन, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं मोनोवेलेंट कैटायन है, तो मोनोवेलेंट कैटायन में कौन कौन आ जाएगा आपके पास, सोडियम आ जाएगा, ठीक है, इसमें पॉजिटिव 1 होता है बेटा। मैग्नीशियम नहीं आएगा, वो डाई आएगा। तो पोटेशियम है, वो +1 है। अगर मैं डाइवेलेंट की बात करता हूं बेटा, तो डाइवेलेंट देखो ये रहा आपका Mg2 पॉजिटिव, ये आपका क्या है, ये डाइवेलेंट है आपका। ट्राइवेलेंट की बात करता हूं तो एल्यूमिनियम आता है बेटा आपके पास 3 पॉजिटिव, ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि आपको ना कुछ कुछ तो एक बार अब याद करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए कैसे, ये मेरे मोनोवेलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब आप मोनोवेलेंट इसको कैटायन भी बोल सकते हो इसको। और ये जो जितने भी पॉजिटिव वाले होते हैं बेटा, ये सब आपके बेस रेडिकल्स होते हैं, और नेगेटिव वाले सारे क्या होते हैं आपके, नेगेटिव वाले क्या होते हैं, वो होते हैं एसिड रेडिकल्स। तो प्लीज हमेशा याद रखना, बेस रेडिकल्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, एसिड रेडिकल्स हमेशा नेगेटिव होते हैं। बेस रेडिकल्स को ही हम अपना इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस या कैटायंस कहते हैं। एसिड रेडिकल्स जो होते हैं उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस या क्या कहेंगे अपना, दैट इज एसिड रेडिकल्स कहेंगे, ठीक है। और एनाइंस कहते हैं, एनाइंस को एनाइंस कहते हैं। अब देखिए मोनोवेलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कौन कौन है बेटा, इसमें पता क्या है, आपको कुछ कुछ तो याद करने पड़ेंगे, जैसे क्यूप्रस है, ठीक है, अमोनियम है। देखो जो मेन मेन है जो हमेशा याद रखने चाहिए, वो तो देखो बेटा आपका एक तो अमोनियम हो गया, ठीक है, औरस जिसको हम बेसिकली गोल्ड कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेटा ये तो वैसे ही याद होते ही हमारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। अच्छा जब हम डाइवेलेंट की बात करते हैं बेटा, इसमें कौन कौन आ जाते हैं हमारे पास बेरियम आ गया, कैल्शियम का पता होना चाहिए, क्यूप्रिक पता होना चाहिए, फेरस का पता होना चाहिए, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ठीक है, मरकुरी, निकल, जिंक। ये बेटा ये वो टर्म्स हैं जो आप केमिस्ट्री में पता नहीं कितनी बार पढ़ोगे, और कितनी बार ये फॉर्मूलाज आप करोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। कोई मुझे पूछता है सर हमें ये सारे याद करने पड़ेंगे, माय डियर जब आप इसको बार बार यूज करोगे ना आपको वैसे ही याद हो जाएगा। एक बार अपनी नजरों से निकाल लेना कि ये एक्चुअली है क्या, ये मोनोवेलेंट है कि ये आपका डाइवेलेंट है या ट्राइवेलेंट है या टेट्रावेलेंट है, ये थोड़ा बहुत बेटा आपको देखकर पता होना चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, क्रोमियम हो गया, है ना, फेरिक हो गया, हमें पता है बेटा ये 3 पॉजिटिव आयंस हैं। और उसी तरह बेटा हमारे पास लेड 4 हो गया, प्लेटिनम 4 हो गया, ठीक है, टिन हो गया। तो ये हमारे दैट इज टेट्रा, टेट्रा बेसिकली होता है 4 वाले। उसी तरह बेटा मेरे पास एसिड रेडिकल्स की लिस्ट है, और काफी लंबी लिस्ट है, तो इसलिए मेरे यहाँ पर मैं आपको 2 जगहों पे इसको दिखाऊंगा। जैसे पहले अगर आप देखते हो कि मेरे पास एसीटेट है बेटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो एसीटेट होता है वो CH3COO होता है। अगर मैं CH3COH लगा दूंगा तो ये एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो हमेशा इस बात को याद रखना। फिर बाइकार्बोनेट है, ठीक है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड SS जो है आपके पास HS है आपका। सो बाइसल्फेट, बाइसल्फाइड, है ना, ये ब्रोमाइड, क्लोरीन। तो ये बड़े ये वो टर्म्स है जो हम बहुत बार यूज करेंगे, आपको लगेगा पूरे चैप्टर के अंदर ना, नॉट इवन दिस चैप्टर, जब हम इसको बार बार डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में करेंगे ना आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो आप कहेंगे ना कि सर हम इतने सारे याद कैसे कर लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिनको आप बार बार यूज करोगे तो वैसे पता लग जाएगा, हाँ यार इसमें 2 नेगेटिव या 2 पॉजिटिव क्या है, वो सब पता लग जाएगा। सो अगर मैं बात करता हूं कार्बोनेट की, तो CO3 2 नेगेटिव हो गया। ऑक्साइड की बात करें, ठीक है, पेरोक्साइड की बात करें, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइट और सिलिकेट, इनका मैंने मतलब समझाया हुआ है तो समझना है इसको। सल्फेट का मतलब क्या होता है, सल्फाइड का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। फिर नाइट्राइड, ठीक है, ये मेरे ट्राईवेलेंट हैं, जिनके जिनके जो नेट वैलेंसी है वो 3 नेगेटिव की होती है, ठीक है। तो ये वैलेंसीज ना थोड़ा बहुत इनकी बेटा पता होनी चाहिए, और बाकी भी हैं, और भी आपको लिस्ट दी हुई है, ये दिया हुआ है, जैसे टेट्रावेलेंट की दी हुई है आपको, डाइवेलेंट के और दिए हुए हैं। फ्लोराइड है ना, हाइड्रोक्साइड में बताया था आपको OH नेगेटिव होता है बेटा आपका। सो आयोडाइड होगा, नाइट्रेट, नाइट्राइट,
ये सब पता होने चाहिए बेटा आपको। मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि अगर आप मुझे बोलते हो सर क्या हमें ये सारे याद करने पड़ेंगे, तो देखिए मैं आपको ये कहूंगा कि एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिए। इसको अच्छी तरह याद करने वाली कोई बात नहीं है, हम इसको बार बार यूज करने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये जो रेडिकल्स हैं, और इनके बारे में जो डिफरेंट टाइप्स है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया फॉर्मूला के बारे में और रेडिकल्स के बारे में। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला जो है वो बेसिकली उसका क्या यूज है, या फिर जो रेडिकल है वो कितने टाइप्स के होते हैं, और कौन सा बेसिक रेडिकल होता है, कौन सा एसिड रेडिकल्स होते हैं, और हम कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है ना, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। आई होप आपको यह सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है ना, तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।